नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। शाम के 7 बज चुके हैं और 7 गुड न्यूज के साथ हम हाजिर हैं। हम आपको आज की 7 गुड न्यूज के बारे में बताएंगे और सबसे पहले बात आज की सबसे बड़ी गुड न्यूज की करेंगे। और आज की सबसे पहली जो हमारी गुड न्यूज है वो है एआई की दुनिया में हिंदुस्तान की धमक। आपको बता दें कि दिल्ली इस वक्त दुनिया की एआई कैपिटल बनी हुई है। भारत मंडपम में चल रहे एआई इंपैक्ट समिट का आज तीसरा दिन है। 100 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि और टेक कंपनियां इस समिट का हिस्सा हैं। लेकिन सबसे बड़ी गुड न्यूज बिहार के लिए आई है, जो अब देश का नया एआई हब बने जा रहा है। इससे पहले दूसरे दिन समिट में डिजिटल इंडिया की ताकत दिखी थी। राजधानी दिल्ली का भारत मंडपम इन दिनों टेक्नोलॉजी की नई धड़कन एआई से गूंज रहा है। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस महाकुंभ में भविष्य की तकनीक और नए भारत का विजन दिखाने की कोशिशें हो रही हैं। देश विदेश के टेक एक्सपर्ट, स्टार्टअप्स और युवा इनोवेटर्स एक मंच पर जुटे हैं ताकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए विकास की नई इबारत लिखी जा सके। भारत मंडपम में हमारी नजर एक ऐसे रोबोट पर पड़ी जो वर्षों के काम को महीनों में कर सकता है। ये है ऑटो सर्वेयर रोबोट, जो माइनिंग के लिए बड़ा उपयोगी साबित होगा। रोबोट जो है ऑटोनोमसली चलता है, बिना जीपीएस, बिना वाईफाई और नो कम्युनिकेशन जोन्स में। जो अभी इंसान को बहुत तकलीफ होता है जाने में, जो फॉरेस्ट एरियाज होता है, एक्सट्रीम कंडीशंस जो होता है, उधर ऑटोनोमसली ये जाके एरिया को मैप करके और अर्थ के नीचे जो मिनरल्स है उसको प्रॉस्पेक्ट करके वो डिग करके आपको सैंपल देता है। अभी जो मैन्युअली क्या हो रहा है, जियोलॉजिस्ट्स आर गोइंग विद द टीम ऑफ फील्ड एक्सपर्ट्स जाके, दे टेक अ लॉट ऑफ टाइम विद मल्टीपल ड्रिलिंग। और क्या होता है कि बहुत समय लगता है वो, और बहुत रिस्की भी है, कॉस्टली भी है। हम वो रिस्क फैक्टर इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी, कॉस्ट और इन टर्म्स ऑफ एफिशिएंसी, टाइम हम सेव कर रहे हैं। रोबोट कैसे आने वाले दिनों में घर से लेकर किचन तक में हमारी जिंदगी का हिस्सा हो सकता है, उसकी झलक भी दिखाने की कोशिश की गई। इस रोबोट को देखिए आप। ये रोबोट वो सारे काम कर सकता है जो काम आपके घर की कोई मेड करती है। इस तरह से जो कूड़ा कचरा है उसको उठाकर डस्टबिन में डालना, इसके अलावा वो किसी भी टी शर्ट को फोल्ड कर सकता है, कपड़ों को फोल्ड कर सकता है। आप देखेंगे तो यहाँ आपको हम डेमो दिखा रहे हैं, और अभी ये सारे काम करते हुए, आपको ऑपरेट करते हुए पीछे से एक आपको बंदा दिखाई पड़ रहा होगा। लेकिन दरअसल ये ऑटोनॉमस तरीके से काम करेगा, लेकिन पहले इसे आपको ट्रेन करना पड़ेगा कुछ दिन कि आप उससे कौन सा काम करवाना चाहते हैं। समिट के तीसरे दिन करीब 20 देशों के अध्यक्ष समेत 500 से ज्यादा ग्लोबल एआई लीडर्स ने शिरकत की। इस ग्लोबल समिट की सबसे सुखद खबर बिहार के लिए है। वो बिहार जो अपनी प्रतिभा के लिए जाना गया है, अब एआई का हब बनने की राह पर है। खबर है कि बिहार के युवा अब एआई के जरिए सूबे की तकदीर और तस्वीर दोनों बदलने के लिए तैयार हैं। इस तरह से आप देखती हैं बिहार को वो कंपनीज आगे कैसे ले जाएंगी, खासकर जो खुद इनके फाउंडर्स बिहार से हैं, और क्या कुछ उम्मीद इनसे आप कर रही हैं? देखिए, निश्चित रूप से अब बिहार सिर्फ एक बायस्टैंडर या एक ऑडियंस के रूप में नहीं, बल्कि एआई की बढ़ती हुई दुनिया में लीड करने के लिए तैयार है। निश्चित रूप से आगे अभी जहां हम टाइगर एनालिटिक्स के कियोस्क पे खड़े हुए हैं, वहां के जो सीईओ हैं, महेश जी हैं, बिहार नौगछिया से आते हैं, तो निश्चित रूप से एक सॉफ्ट कॉर्नर है। इतनी बड़ी कंपनी जब बिहार आती है तो सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि विश्व को दिखाती है कि अब बिहार भी एआई के साथ आगे बढ़ रहा है, कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। अच्छी खबर ये है कि बिहार में देश का सबसे बड़ा एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की तैयारी शुरू हो चुकी है, जो सिर्फ बिहार नहीं बल्कि पूरे भारत के लिए एआई रिसर्च का पावर हाउस बनेगा। इस कोशिश में बिहार के वो लोग भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं जो इस क्षेत्र में बड़ा नाम बन चुके हैं। बिहार सरकार भी जो है काफ़ी ये प्रोत्साहन वाली बात है, बहुत अच्छी बात है कि ज़बरदस्त सपोर्ट मिल रहा है हमें एडमिनिस्ट्रेशन से। जो चीफ सेक्रेटरी है प्रत्या अमृत जी, उन्होंने खुद पर्सनली काफ़ी समय बिताया हमारे साथ। वो फटाफट एमओयू सब एक्सेस दे रहे हैं हमें। जो मिनिस्ट्री है
IT मिनिस्टर शेषी सिंह जो है उन्होंने पर्सनली काफ़ी हमें हेल्प की एंड शी इज फुल्ली कमिटेड। जो हमारे पेपर वर्क बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। बिहार को बदलने की एक कोशिश है और ये पहली कोशिश बिहारियों ने ही उठाई है। खुद वहाँ के रहने वाले हैं, कई बड़े देशों में ये काम कर चुके हैं, लेकिन लौट कर बिहार आए हैं। AI में इन्वेस्ट करेंगे और AI के ज़रिए अब बिहार को नया बिहार बनाने की एक नई कोशिश होगी। जाहिर है बिहार का ये नया अवतार इस डिजिटल सफर का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय साबित होगा। बिहार ही नहीं, तमाम राज्य और सेक्टर्स से बड़ी बड़ी कंपनीज यहाँ आई हैं। कई भारतीय स्टार्टअप्स ने ऐसे मॉडल पेश किए हैं जो ग्रामीण भारत तक डिजिटल सुविधाएं पहुंचाने की दिशा में अहम कदम साबित हो सकते हैं। शिखर सम्मेलन के लिए ये भीड़ गवाह है कि भारत तकनीक की दौड़ में पीछे नहीं रहने वाला, क्योंकि भारत के पास विशाल डेटा, युवा टैलेंट और मजबूत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है जो उसे दुनिया का AI पावर हाउस बना सकता है। मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आपको बता दें कि JEE मेंस के एग्जाम में इस बार भी कई छात्रों ने अपने नाम नए कीर्तिमान किए हैं। NTA ने JEE मेन 2026 के पहले सत्र का परिणाम जारी किया है, जिसमें देश भर में 12 छात्रों ने 100 परसेंटाइल हासिल किया है। इसी से जुड़ी हमारी अगली यानी कि दूसरी गुड न्यूज है और वो है IIT JEE में 100 परसेंटाइल लाने वाले होनहार। आपको बता दें कि बिहार के गया के शुभम कुमार ने 100 परसेंटाइल हासिल किया है। JEE मेन प्रथम सत्र की परीक्षा 21 से 29 जनवरी तक कंप्यूटर बेस्ड मोड में आयोजित की गई थी, जिसमें देश भर से 13.5 लाख से अधिक छात्र शामिल हुए थे। ये बच्चे भारत का भविष्य है जो हिंदुस्तान के लिए तरक्की की राह तैयार करेंगे। अपनी मेहनत के दम पर इन्होंने वो मुकाम हासिल किया है जिसकी मिसाल हर ओर दी जा रही है। यह है बिहार के गयाजी के रहने वाले शुभम कुमार, जिन्होंने JEE में 100 परसेंटाइल हासिल किया है। साधारण परिवार से आने वाले शुभम की इस असाधारण उपलब्धि ने अपने परिवार ही नहीं बल्कि अपने शहर और राज्य का नाम भी रोशन किया है। इस मुकाम तक पहुंचने के लिए मुझे 2 साल लगातार मेहनत करना पड़ा था, हार्डवर्क और कंसिस्टेंसी के साथ, और इसमें कॉन्फिडेंस एक बहुत बड़ा फ्यूल फैक्टर था। इसका श्रेय मैं अपने पेरेंट्स को सबसे पहले देना चाहूँगा, मेरे को हमेशा सपोर्ट करने के लिए, और मैं अपने टीचर्स को हमेशा मेरे डाउट्स क्लियर करने के लिए, और ऑब्वियसली मेरा पूरा कोर्स कंप्लीट कराने के लिए देना चाहूँगा। गया जिला के ब्राह्मणी घाट के रहने वाले शुभम कुमार का कहना है कि सही स्ट्रेटजी और अनुशासन के साथ उन्होंने तैयारी की और अब उनका अगला लक्ष्य JEE एडवांस है। ऑलमोस्ट हर दिन का 10 से 12 घंटा या ज़रूरत पड़ने पर कभी 14 घंटा भी पढ़ाई करना पड़ता है। तो आगे JEE एडवांस की तैयारी कर रहा हूँ और JEE एडवांस में अच्छा रिजल्ट लाना है। जश्न की ये तस्वीरें यूपी के बाराबंकी से आई हैं। ढोल नगाड़ों से स्वागत, फूल माला पहनाकर अभिवादन और फिर गाड़ी के साथ निकली सवारी में शामिल बच्चे अपनी खुशी का इजहार करते नजर आए। खुश हो भी क्यों ना, बाराबंकी के श्री साईं इंटर कॉलेज के छात्र आदित्य वर्मा ने 99.954 परसेंटाइल हासिल कर जिले में टॉप स्थान हासिल किया है। आदित्य वर्मा एक साधारण किसान परिवार से आते हैं। सीमित संसाधनों के बावजूद उन्होंने कड़ी मेहनत और लगन से ये सफलता हासिल की है। आदित्य का सपना कंप्यूटर इंजीनियर बनना है। उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता के सहयोग, शिक्षकों के मार्गदर्शन और निरंतर परिश्रम को दिया है। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले के कई छात्रों ने भी JEE मेंस में शानदार प्रदर्शन करते हुए सफलता के नए कीर्तिमान गढ़ दिए। इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा JEE मेन 2026 सेशन 1 के परिणाम ने एक बार फिर ये साबित कर दिया कि जयपुर प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं की तैयारी का मजबूत केंद्र बन चुका है। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी की ओर से जारी परिणामों में शहर के छात्रों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान दर्ज कराई। श्रेष्ठ जासोरिया ने 99.99 परसेंटाइल के साथ जयपुर सिटी टॉपर बनने का गौरव हासिल किया। मतलब एग्जाम से 1 महीने पहले से मैं 2 महीने पहले से
तो मैं PYQs करने लग गया था। जितने भी चैप्टर्स थे 2024 तक के मैं PYQs कर रहा था तीनों सब्जेक्ट्स में। और फिर जब 1 महीना जाता एग्ज़ाम्स में तो मैं रोज़ दो प्रीवियस ईयर पेपर्स करता था 2025 के। और जो भी LN में जो पेपर्स पहले JEE मेंस के रखे हैं उनको वापस से रीअटेम्प्ट कर लेता था। जो भी हार्ड सवाल होते थे उनको रीअटेम्प्ट करता था। और जो PYQs में जो डाउट आए थे वो मैंने पेपर से 2 दिन पहले उन सबको वापस रिवाइज किया था। टॉपर्स की रणनीति अनुशासित और विश्लेषण आधारित रही। रोजाना 8 घंटे पढ़ाई और हर विषय को कम से कम 2 घंटे देने की रणनीति उनके काम आई। की मतलब तैयारी रहती थी जिसमें मैं PYQs करता था और मैं कोशिश करता था कि हर रोज़ 150 to 180 क्वेश्चंस मतलब PCM के करने की कोशिश करूं। ये दिसंबर और जनवरी में करता था। जनवरी में मैंने और स्पेसिफिकली NCERT पे बहुत ज़्यादा फोकस किया था। नॉट ओनली बिकॉज कि बोर्ड्स भी आ रहे थे बट ऑल्सो कि NCERT JEE मेंस में भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट बेसिस होता है। तो दोनों की तैयारी एक तरीके से PCM में तो हो ही गई थी। महाराष्ट्र के जलगांव जिले के रहने वाले अथर्व अविनाश चौहान ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से आयोजित JEE मेन 2026 की परीक्षा में 99.78 परसेंटाइल का शानदार स्कोर हासिल किया है। अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता और शिक्षकों को देते हुए अथर्व ने बताया कि उन्होंने हर 8 से 10 घंटे की व्यवस्थित पढ़ाई की और कठिन विषयों पर विशेष ध्यान दिया। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है। इतने अच्छे मार्क्स देख के मेरे सारे टीचर्स, पेरेंट्स और फ्रेंड्स सभी खुश हुए हैं। अभी क्लास में सेलिब्रेशन भी हुआ। सारे टीचर, टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ, वानी मैम और उनके गाइडेंस को, पेरेंट्स के सपोर्ट, फ्रेंड्स का सपोर्ट, इन सभी चीज़ों को क्रेडिट जाता है। JEE मेंस एग्जाम के बाद देश के हर कोने से प्रतिभा निखर कर आई है। इन होनहार बच्चों ने साबित कर दिया कि कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं होता, जीता वही जो डरा नहीं। जयपुर से रिदम जैन, गयादी से पंकज कुमार, बाराबंकी से सैयद रेहान मुस्तफा रिजवी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। दिल्ली NCR में एक बार फिर से मौसम ने करवट बदल ली है। जहां मैदानी इलाकों में तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश हुई है, वहीं पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी ने ठंड को और बढ़ा दिया है। इसी से जुड़ी हमारी अगली यानी कि तीसरी गुड न्यूज है और वो है मौसम खुशगवार, पहाड़ों पर बहार। देश की राजधानी नई दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई शहरों में आज बादल छाए रहे और रुक रुक कर बारिश होती रही। बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। सुबह शाम की ठंड ने फिर से दस्तक दे दी है, तो वहीं पहाड़ों पर बर्फबारी ने एक बार फिर मौसम बदल दिया है और इस बर्फबारी को स्थानीय लोग अवसर में तब्दील कर रहे हैं। बर्फ से ढके पहाड़ों पर रोमांचक गेम्स वाला स्नो फेस्ट का आयोजन किया गया, जिसमें न सिर्फ स्थानीय लोग बल्कि सैलानी भी हिस्सा ले रहे हैं। ये मौसम का यू टर्न है। मैदानी इलाकों में लोग गर्मी की तपिश महसूस ही कर रहे थे कि मौसम ने फिर करवट ले ली। स्वेटर और जैकेट जो रखने का सोच रहे थे वो फिर से निकल आए हैं। पहाड़ों पर एक बार फिर से हो रही बर्फबारी ने मैदानी इलाकों में गुलाबी ठंड की एंट्री कर दी है। सुबह दिल्ली NCR के लोगों की नींद खुली तो कई इलाकों में हल्की बारिश ने मौसम को खुशगवार कर दिया। पहले से ही मौसम विभाग ने ये एक अलर्ट जारी किया था कि 17 और 18 और 19 ये 3 तारीख को जो है, ये 3 दिन जो है मौसम करवट लेगा, क्योंकि एक पश्चिमी विक्षोभ जो है वो लगातार अफगानिस्तान के ऊपर बना हुआ था, जिसका असर सबसे पहले पहाड़ी राज्यों में पड़ना था, जिसमें हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में जो है बारिश के आसार बने हुए थे। लेकिन उसी पश्चिमी विक्षोभ का असर जो है दिल्ली NCR और आसपास के मैदानी इलाकों में भी देखने को मिलेगा। फरवरी का आधा महीना बीतते बीतते आमतौर पर दिन में गर्माहट बढ़ने लगती है, लेकिन इस हल्की बारिश ने बढ़ते तापमान को थाम लिया है। ठंडी हवाओं और बादलों की मौजूदगी ने मौसम को ऐसा खुशनुमा बना दिया कि पूछिए मत। ऐसे सुहावने मौसम का आनंद लेने के लिए लोग सैर सपाटे पर निकल पड़े। अच्छा लग रहा है। कल के समय जो है बहुत ज्यादा बहुत अच्छा लग रहा है। कल तो बहुत ज्यादा गर्मी थी, मन भी नहीं कर रहा होगा आपका तब घूमने का, लेकिन आज अच्छा लग रहा है। तो फैमिलीज जो है अलग अलग राज्यों से आई हुई है और हर कोई जो है वो एंजॉय कर रहा है, मौसम का आनंद जो है वो ले रहा है। आप बताइए, आप कहाँ से आए हैं?
हम रोहिणी से। रोहिणी से, दिल्ली वाले हो? हाँ, तो हाँ। दिल्ली का मौसम कैसा लग रहा है आज? आज अच्छा है, आज बारिश अच्छा के बाद से अच्छा है। बारिश के बाद से अच्छा है। कल कितनी गर्मी थी और आज कितना सुकून? कल तो गर्मी थी, सुबह रात में ज़्यादा गर्मी नहीं थी, लेकिन दिन में बहुत गर्मी थी। लेकिन आज की मौसम मतलब बहुत दिल गार्डन गार्डन हो गई है। मौसम विभाग के मुताबिक पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और पश्चिमी विक्षोभ के असर से मैदानी क्षेत्रों में ये बदलाव देखने को मिल रहा है। आने वाले दिनों में तापमान में हल्का उतार चढ़ाव जारी रह सकता है। जो टेम्परेचर्स है वो सामान्य से कम हो जाएंगे, वो आज तक का है। उसके बाद क्या है कि जो ग्रेजुअली है पूरा नॉर्थ वेस्ट इंडिया में टेम्परेचर 2 से 4 डिग्री फिर बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे और सुबह के टेम्परेचर ऑलमोस्ट जो है नियर नॉर्मल रहने का ही अनुमान है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक मेजर इशू इसके अंदर है। जी, आज का ही उसका प्रभाव सिर्फ आज के लिए ही है। हमने आज जम्मू कश्मीर में भी मौसम का मिजाज बदला बदला नजर आ रहा है। घाटी में हुई बर्फबारी से किसानों और सैलानियों के चेहरे खिल उठे हैं। स्थानीय कारोबारी कुदरत की इस सौगात को एक अवसर के तौर पर देख रहे हैं, क्योंकि पहाड़ों पर आसमान से गिरी सफेद चादर ने नजारा ही बदल दिया है। वादियां चमक उठी हैं, देवदार की चोटियां बर्फ से लद गई हैं और इसी के साथ स्नो फेस्टिवल का रंगारंग आगाज हो चुका है। सैलानियों के चेहरों पर मुस्कान है, कारोबारियों में उत्साह है और ठंडी हवाओं के बीच जश्न का माहौल है। काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा। बच्चों ने ऑलमोस्ट 200 पार्टिसिपेंट्स थे। काफ़ी ज़्यादा बच्चों ने इंटरेस्ट दिखाया, काफ़ी अच्छे से इंटरेस्ट दिखाया और काफ़ी ज़्यादा जोश था हर एक बच्चे में, हर एक इवेंट में बहुत ज़्यादा जोश दिखाया। और एक हिसाब से ये रिक्रिएशन फन एक्टिविटी थी, तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा था ये हर एक गेम खेलने में। दोनों तरफ बर्फ के पहाड़ और बीच में साफ सड़क और सड़क पर हाथ में तिरंगा थामे दौड़ते लोग और खिलाड़ी। ये दौड़ शहीदों को सम्मान देने के लिए आयोजित की गई। इस दौड़ में शामिल हर शख्स देश के जवानों को अपनी दौड़ से सलाम कर रहा है, उनके बलिदानों को याद कर रहा है। जम्मू कश्मीर के भद्रवाह में शहीदों के लिए दौड़ थीम के तहत 5 किलोमीटर का स्नो मैराथन का आयोजन किया गया। इस मैराथन में शामिल होने के लिए देश के कोने कोने से एथलीट और खेल प्रेमी पहुंचे, जिन्हें स्थानीय लोगों का भरपूर साथ और सहयोग मिला, जिससे प्रतियोगिता में 4 चांद लग गए। वहीं इस मैराथन को लेकर लोगों का जज्बा भी देखने लायक था। सर, जब आपके हाथ में ये तिरंगा है ना, देखिए हमारे फौजी सियाचिन की उस माइनस टेम्परेचर में हमारी रक्षा और सुरक्षा करते हैं। हमें इस मैराथन में 5 किलोमीटर का मैराथन है, जहाँ इतनी अच्छी धूप झलक रही है, हमें वो एहसास दिलाती कि हमारे फौजी जो हैं हमारे लिए सियाचिन की उस ठंड में हमारी रक्षा और सुरक्षा करते हैं, देश के लिए अपनी जान निछावर करते हैं। तो क्या हमारा इतना सा फर्ज नहीं बनता है कि हम 5 किलोमीटर का दौड़, मुझे लगता है हमें अगर 50-500 किलोमीटर का भी मैराथन होना, उनके लिए वो ट्रिब्यूट भी कम है। जय हिंद, जय भारत। कुल मिलाकर ताजा बर्फबारी ने पहाड़ों को फिर से जादुई दुनिया सा बना दिया है और स्नो फेस्टिवल के साथ ठंडी वादियों में जश्न की गर्माहट घुल गई है। बर्फ, रोमांच और संस्कृति का ये संगम सैलानियों को अपनी ओर खींच रहा है। गुरेज से मीर फरीद और दिल्ली से मनीषा लड्ढा, सुशांत मेहरा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात एक ऐसे गुड न्यूज की जिसकी आस में 22 साल बीत गए और फिर हुआ चमत्कार। 22 साल बाद एक बेटे और एक पत्नी की आंखों में खुशियां लौट आई। इसी से जुड़ी हमारी अगली यानी कि चौथी गुड न्यूज है और हमारी गुड न्यूज है 22 साल बाद घर लौटी खुशियां। जी हाँ, मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के में एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसे देखकर हर किसी की आंखें नम हो गई। साल 2004 में घर से लापता हुआ एक शख्स पूरे 22 साल बाद कश्मीर के कुपवाड़ा से सुरक्षित वापस लौट आया। बेटा तो उसे मृत मान चुका था, मगर पत्नी के मन में तब भी यह ख्याल था कि उसका पति एक ना एक दिन जरूर लौटेगा। बेशक देर लगी, लेकिन पति आखिरकार लौट आया। साल 2004 में सुरेंद्र की उम्र 22 साल रही होगी। तब उनकी मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं थी। तब वो घर से निकलकर भटकते हुए कश्मीर पहुंच गए। शुरुआती 2 साल तक परिवार ने रिश्तेदारों, आसपास के जिलों और थानों में खोजबीन की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। भटकते हुए सुरेंद्र जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा इलाके में मिले। स्थानीय पुलिस ने उनकी मानसिक स्थिति को देखते हुए साल 2025 में उसे श्रीनगर स्थित मानसिक चिकित्सालय में भर्ती कराया। अस्पताल में डॉक्टरों ने उसका इलाज शुरू किया। धीरे धीरे जब हालत सुधरी तो उसे मध्य प्रदेश और राजगढ़ का नाम बताया, जिसके बाद कुपवाड़ा पुलिस ने मध्य प्रदेश के खिलचीपुर क्षेत्र स्थित भोजपुर थाना से संपर्क किया और फिर एक बिछड़े परिवार को मिलाने की कोशिश रंग लाई और आज सुरेंद्र 22 साल बाद अपने परिवार के बीच पहुंच गए।
बढ़ेंगे आगे और आईटी इम्पैक्ट समिट में एआई इम्पैक्ट समिट में दुनिया भर से अनूठी उपलब्धियां हासिल करने वालों का जुटान जारी है। भारत के डॉक्टर सौरभ ने लगातार 125 घंटे ऑनलाइन रहकर मेडिकल, नीट और इंजीनियरिंग जेईई की तैयारी कर रहे छात्रों को पढ़ाकर लिम्का बुक में नाम और रिकॉर्ड दर्ज किया है। इसी से जुड़ी हमारी अगली यानी कि हमारी 5वीं गुड न्यूज़ है और वो है लगातार 125 घंटे की मेगा क्लास। शिक्षा नेशन की बैनर तले चल रही इस मेगा क्लास में देश दुनिया में 50,000 से अधिक छात्रों ने पढ़ाई की, जो एक रिकॉर्ड है। आपने 125 घंटे तक लगभग 50 से 75,000 स्टूडेंट्स को 125 घंटों में एक साथ शिक्षा दी ऑनलाइन। तो मेडिकल और इंजीनियरिंग दोनों के एस्पिरेंट्स हैं उसमें, तो तैयारी थी पूरी। बिल्कुल। तो कितनी बड़ी चुनौती थी, कितना बड़ा अचीवमेंट है? चुनौती तो ये थी कि रातों को सबसे बड़ी चुनौती आती है कि रात भर जगना और टीचर्स को उस दौरान जो सुबह का टाइम होता है नींद का, वहाँ पर रखना। बच्चे तो आजकल हर समय मिलते हैं आपको पढ़ने के लिए, तो चुनौतियाँ छोटी हैं, बट बड़े कार्य जब किए जाते हैं तो चुनौतियों की चिंता नहीं की जाती है। तो उसमें आपका एक प्लेटफॉर्म भी है एजुकेशन नेशन। हमारा प्लेटफॉर्म है शिक्षा नेशन, जो कम्प्लीटली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनेबल्ड प्लेटफॉर्म है और ये प्लेटफॉर्म बच्चों को लर्निंग को पूरा एआई से इंटीग्रेट करता है। मतलब कोई चीज़ उनको नहीं समझ में आ रही है तो कहाँ पे वो गलती कर रहे हैं, कैसे उसको ठीक कर सकते हैं। जब वो ऑनलाइन क्लास करते हैं तो बहुत सारे ऐसी चीज़ें एआई मेजर करता है जो उनको, टीचर्स को और पेरेंट्स को हम दे सकते हैं। पेरेंट्स को बहुत सारे फीडबैक एआई के थ्रू मिलते हैं और टीचर्स की तो बहुत ज़्यादा हेल्प होती है जो एआई इसके अंदर करता है। चलिए अब आपको लिए चलते हैं गुलाबी नगरी जयपुर, जहां पर कला की एक अद्भुत प्रदर्शनी लगी है। यहाँ की खासियत है कि यहाँ रंग केवल रंग नहीं बल्कि ऊर्जा बनकर धड़कते हैं। रेखाएं केवल आकृतियां नहीं बल्कि साधना का विस्तार बन जाती है। ऐसे में हमारी अगली यानी कि जो छठी गुड न्यूज़ है वो है 64 योगिनियों की अद्भुत प्रदर्शनी। आपको बता दें जवाहर कला केंद्र की अलंकार आर्ट गैलरी में राष्ट्रीय ट्रैवलिंग आर्ट एग्जीबिशन एका द वन का आयोजन किया गया है, जो दर्शकों को 64 योगिनियों की दिव्य चेतना से साक्षात्कार करवा रही है। दरअसल केरल के वरिष्ठ चित्रकार डॉक्टर बीना एस उन्नीकृष्णन की ट्रैवल एग्जीबिशन एका में 64 योगिनियों की पेंटिंग्स प्रदर्शित की गई है। देवी साधना में 64 योगिनियों का महत्वपूर्ण स्थान है। ये योगिनियां अलग अलग ऊर्जा की प्रतिनिधि हैं और विभिन्न सिद्धियां देने वाली हैं। इन्हीं ऊर्जाओं का अनुभव ये प्रदर्शनी करवा रही है। वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एनर्जीज जो होती है उनमें फेमिनिन एनर्जी जो है वो उनमें से एक है। और देवियों की बात करूँ तो देवियाँ भी अलग अलग रूप में अलग अलग शक्ति को रिप्रेजेंट करती हैं और ऐसी ही हैं 64 योगिनियाँ जो आप मेरे पीछे तस्वीरों में भी देख सकते हैं। एक साथ कई सारी योगिनियाँ पेंटिंग्स के फॉर्म में यहाँ नज़र आ रही है और ये बनाई है केरला की आर्टिस्ट बीना उन्नीकृष्णन ने। मैम बहुत खूबसूरत आपका ये आर्ट वर्क है, पूरी 64 योगिनियाँ हमें यहाँ देखने को मिल रही हैं। तो सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि क्या इंस्पिरेशन रही है ये सब कैनवास पे उतारने के? एक्चुअली मुझे महात्रिपुरा सुंदरी को, दैट इज़ प्रिसाइडिंग गॉडेसेस ऑफ श्री विद्या, उनको पेंट करना था। उनको पेंट करने के लिए प्रेरणा तो मेरा मेंटर से मिली, बिकॉज उन्होंने मेरे को एक बुक लिखा दिया था, मैं श्री विद्या के ऊपर लिखेंगे करके, बट उनका देहांत हुआ था। सो मैंने सोचा लिखना तो मुश्किल है, तो महात्रिपुरा सुंदरी को पेंट करेंगे सोचा था, बट वो उनको पेंट करने के लिए उनको जानना बहुत इम्पोर्टेंट लगा, तो वो सोच इस ट्रैवल तक लेके गया है। और फेमस प्लेबैक सिंगर सोनू निगम के पिता अगम कुमार निगम का नया एल्बम बेदर्दी लॉन्च हुआ है। इस म्यूजिक एल्बम को लॉन्च करने के लिए अगम कुमार निगम के बेटे यानी कि सोनू वहां पर पहुंचे और साथ में थे केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले और म्यूजिक डायरेक्टर दिलीप सेन। ऐसे में हमारी अगली यानी कि 7वीं और आखिरी जो गुड न्यूज़ है वो है बेदर्दी एक बार फिर जीतेगा दिल। आपको बता दें कि सोनू निगम अपने पिता के म्यूजिक एल्बम को लॉन्च करने के मौके पर काफ़ी इमोशनल नजर आए और अपने पिता की खुशी में शरीक हुए। उन्होंने अपने पिता के इस नए म्यूजिक वेंचर को शुभकामनाएं दी। ये जो गाना आप लोगों ने सुना, ये मुकेश जी ने अब सबको पता ही लिखा है,
संगीत ने और खुशबू ने एक्ट किया है और मैंने गाया है और बहुत अच्छा गाना बन पड़ा है और मुझे बहुत खुशी है कि इतने मेरे अच्छे अच्छे दोस्त सब यहाँ पर आए हैं और सोनू भी आए हैं और सबने मुझे प्यार दिया, उसके लिए मैं सबका आभारी हूँ। मैं तो एज ए सिंगर भी यहाँ मौजूद हूँ और एज अ फ़ैन भी मौजूद हूँ। मेरे फादर अगम कुमार निगम जी को मैं बचपन से देखता आया हूँ। उनकी जो एक गाने में जो उनकी कुशलता है, जिस वजह से वो इतने सालों से मैंने देखा है उनको जो इज़्ज़त मिली है, जो अभी तक ये प्रूफ है कि वो ऐसा इतना चमकदार आवाज़ में रोशनी ही रोशनी है। तो इसी के साथ 7 बजे 7 गुड न्यूज में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।